हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय। इस वीडियो में हम जनवरी 2021 में कंडक्ट किए गए CTET पेपर 1 में से 30 CDP क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के दो वर्जन्स हैं, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे ताकि जो भी सीरीज़ आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। In order to address learners from diverse backgrounds, a teacher should do which of the following। यानी कि अगर एक क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो एक टीचर को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको एड्रेस कर सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। अगर हम एक ही स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं सारे बच्चों के लिए तो ये ठीक अप्रोच नहीं है, क्योंकि असेसमेंट प्रोसेस को भी कस्टमाइज़ किया जाना चाहिए एज पर द लर्नर्स रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर आपके क्लासरूम में रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अर्बन बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि सबको एक ही तरह का असेसमेंट दे दिया और सबका एक ही तरह का परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का लैंग्वेज स्ट्रांग हो सकता है, कुछ बच्चों का लैंग्वेज वीक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपको असेसमेंट करने के लिए भी आपको अलग अलग असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ करने होंगे। तो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल जो है ये गलत अप्रोच है। नेक्स्ट, यूज़ स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। अब ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स क्या है? अगर आप क्लास में ये बोलते हो कि गर्ल्स आर वेल बिहेव्ड, बॉयज़ आर नॉट, और बॉयज़ आर वीक इन मैथ्स, गर्ल्स आर स्ट्रांग इन मैथ्स, तो ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स है। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स देने से आप बच्चों को डिमोटिवेट कर सकते हो। तो ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को, जो कि ऐसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को स्ट्रेंथन करते हैं, इसे नहीं करना चाहिए टीचर को इन द क्लासरूम। नेक्स्ट, अवॉइड टॉकिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। यानी डाइवर्सिटी के बारे में क्लासरूम में बात ही नहीं करना है। अब बच्चे जो है वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और आप अगर उन्हें ठीक से समझाते हो कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे उनके क्लासरूम में हैं, अगर आप उनको ये समझाते हो तो वो समझ जाएंगे। तो अवॉइडिंग टॉकिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ये तो गलत अप्रोच है, राइट? क्योंकि आप बात को छुपाना चाहते हो। और एक ही ऑप्शन बचता है, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। तो ये करेक्ट आंसर है। जब हम की एरियाज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे इन वन ऑफ द वीडियोस, तब हमने करिकुलर एक्सेस के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से करिकुलम और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ऑल लर्नर्स के लिए डिज़ाइन करना चाहिए, राइट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, बैकग्राउंड्स एंड अदर डिफरेंसेस। यानी कि आपको ये सोच के चलना चाहिए कि एक टिपिकल क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, यानी कि आपको अलग अलग बैकग्राउंड से एग्जाम्पल्स भी चूज़ करने होंगे। तो ड्राइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, ये करेक्ट अप्रोच है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस कॉन्टेक्स्ट में फैसिलिटेशन का मतलब है टीचिंग या फिर इनकरेजिंग। तो किस तरह से हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और एबिलिटीज़ टीच कर सकते हैं, किस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। लास्ट वाला है इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जब हम स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे बच्चे एक ही तरह के प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि हर एक बच्चे को ये फ्रीडम रहना चाहिए कि जो भी प्रोसेस उसके थिंकिंग से अलाइन करता है, जो उसको आसान लगता है, वो प्रोसेस वो यूज़ करे। तो एक ही फिक्स्ड प्रोसेस सारे बच्चों को यूज़ नहीं करना है, ये गलत है। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब है कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो जब तक आप उसको ठीक से सीख नहीं लेते। जैसे कि अगर आप एनसीसी जुड़ जाते हो तो आपको मार्च पास्ट करवाया जाता है जब तक कि आप उस मार्च पास्ट में आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ठीक है, लेकिन क्लासरूम में लर्निंग के लिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी बिना समझे अगर हम एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, जनरेटिंग फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डर जो है वो क्लासरूम में उसका कोई भी प्लेस नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे डर जाते हैं इन द क्लासरूम तो आप उनको कुछ भी सिखा नहीं पाओगे। फॉरगेट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो जनरेटिंग फियर ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट आंसर है, दैट इज एंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। अब ये एनालॉजीज क्या है? एनालॉजी यानी आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो ताकि आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाओ कुछ कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि अगर मैं एक ह्यूमन ब्रेन को एक कंप्यूटर से कंपेयर करता हूँ, किस तरह से
इनपुट होता है, मेमोरी होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। तो मैं दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से थिंकिंग प्रोसेस वर्क करता है ये सिखाने के लिए मैं एक एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ। तो एनालॉजी एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल और टेक्निक होता है। तो एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज जो है वो करेक्ट आंसर है। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, the teacher should not do which of the following. यानी कि अगर आपके क्लास में बच्चे हैं जिनको कोई भी लर्निंग डिफ़िकल्टी है तो टीचर को क्या चीज़ नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, यानी कौन सा जो ऑप्शन है उसे टीचर को नहीं करना है। अब पहला वाला है डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग, यानी अगर आप जो प्लान कर रहे हो पेडागॉजी या फिर असेसमेंट या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर आप उसे इंडिविजुअलाइज कर रहे हो यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए अगर उसे कस्टमाइज़ कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, इसे तो करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, अगर आप कंटेंट को मल्टीपल फॉर्मेट्स में प्रेजेंट कर रहे हो, प्रिंटेड फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, विजुअल फॉर्मेट, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बेहतर समझ पाएंगे चीज़ों को। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजिकल अप्रोचेस, यानी आप एक अगर कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो एक ही ऑप्शन बचता है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागॉजी एंड असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि मैं यही सिखाऊंगा, इसी तरह से सिखाऊंगा, यही मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा, बच्चों को समझना है तो ठीक, बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप बहुत ही रिजिड अप्रोच फॉलो कर रहे हो फॉर पेडागॉजी एंड असेसमेंट। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पेडागॉजी एंड असेसमेंट दोनों को कस्टमाइज़ करना चाहिए फॉर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, क्योंकि आपके क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, अलग अलग एबिलिटीज़ के बच्चे होंगे, कुछ बच्चों के कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी होते हैं। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना जो पेडागॉजी है और असेसमेंट टेक्निक्स है वो आपको फाइनलाइज करना है। तो इसका मतलब है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, रिजिड नहीं होना है। तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि टीचर को ये चीज़ नहीं करना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागॉजी एंड असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक फीचर ऑफ क्रिएटिविटी हो सकता है। पहला है हाइपर एक्टिविटी, अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है इन द क्लासरूम तो ये क्रिएटिविटी का कोई आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं होता, राइट, बल्कि ये हाइपर एक्टिविटी जो है वो एक लर्निंग डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकता है, जैसे कि ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट, इनअटेंटिवनेस, यानी अगर क्लास में कोई बच्चा अटेंशन पे नहीं कर रहा है, राइट, तो ये क्रिएटिविटी का कोई फीचर तो नहीं है, राइट, तो ये गलत है। नेक्स्ट, लो कॉम्प्रहेंशन, यानी अगर एक बच्चे को क्लासरूम में ठीक से समझ में नहीं आ रहा, राइट, वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा है जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो उसे, तो लो कॉम्प्रहेंशन भी कोई क्रिएटिविटी का कोई आइडेंटिफाइंग फीचर तो है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है, अगर सारे बच्चे एक ही तरह सोचते हैं, एक प्रॉब्लम को एक ही तरह से अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चे जो है उसी प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एक अलग अप्रोच से देखते हैं, अलग एंगल से देखते हैं, तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। जब हम टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया कि ये टेस्ट जो है आर एन अटेम्प्ट टू मेजर क्रिएटिविटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी ये टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेजर करने का एक टेक्निक होता है। तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो एक आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है इस 4 ऑप्शंस में से। पहला है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, अगर आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो विदाउट एनालिसिस, तो आप सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हो, वहाँ पे आपको कोई सीखने को नहीं मिल रहा है, राइट। और अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, शायद बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो ये कोई भी टीचिंग लर्निंग टेक्निक नहीं हो सकता ऑब्जर्विंग विदाउट एनालिसिस। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, अगर आप कोई भी चीज़ को इमिटेट कर रहे हो, नकल उतार रहे हो या फिर रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको वो चीज़ एक्चुअली समझ में आया है, आप सिर्फ इमिटेट कर रहे हो या फिर रिपीट कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छा टीचिंग लर्निंग टेक्निक नहीं हो सकता। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी रट्टा मारना,
यानी कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे अगर आप मेमोराइज करते हो, उसको याद कर लेते हो, तो इसका मतलब है रोट मेमोराइजेशन। तो रोट मेमोराइजेशन हमें डिस्करेज करना चाहिए इन द क्लासरूम, क्योंकि ये अच्छा टेक्निक नहीं है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। अब ये रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? ये एक कंप्यूटर माउस है, ये एक अलग तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ये अलग तरह से काम करता है। ये एक लैपटॉप का टच पैड है, ये अलग तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, अलग तरह से काम करता है। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है। दोनों ही डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक ज़रिया होता है। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स के बीच वाला रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे इन द क्लासरूम, तो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझ में आएंगे। तो एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ये एक अच्छा टेक्निक होता है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। A teacher should analyze the various errors made by the students on a given task because of which of the following। यानी कि अगर एक टास्क देती है टीचर अपने क्लासरूम में सारे बच्चों को, और उस टास्क में कुछ बच्चे जो हैं कुछ एरर्स कमिट करते हैं, तो टीचर्स को इस एरर्स को एनालाइज करना चाहिए। किस लिए? वो एनालाइज करके क्या करेगी इसके साथ? तो पहला है, शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन विद अदर्स। यानी कि वो एरर्स के बेसिस पे अगर बच्चों को सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो। अगर आप अपने क्लासरूम में बोलते हो कि ये सारे बच्चों ने एरर किया हुआ है तो आप लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, ये सारे बच्चे जो है उन्होंने वो टास्क में कोई भी एरर नहीं किया है तो आप फर्स्ट बेंच में बैठ जाओ, तो इस तरह से आप बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो, तो ये अच्छा अप्रोच नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन द करेक्शन ऑफ एरर्स। यानी लर्निंग का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, एक ही मतलब होता है, वो है करेक्शन ऑफ एरर्स। ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है, राइट? क्योंकि लर्निंग में करेक्शन ऑफ एरर्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। नाउ पहले तो फिजिकल पनिशमेंट जो है वो इलीगल है एज पर लॉ, तो फिजिकल पनिशमेंट को आप देना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई और तरह का पनिशमेंट दे रहे हो तो इसके थ्रू आप बच्चे को डिस्करेज कर रहे हो, क्योंकि पहले आपको समझना चाहिए कि बच्चों के एरर्स के पीछे क्या रीज़न है, राइट? समझे बिना अगर आप उसको पनिशमेंट देने की प्लान कर रहे हो तो ये अच्छा अप्रोच नहीं हो सकता। और तो एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट वाला, जो कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम एरर्स एंड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि एरर्स जो है वो एक वल्केनो के जरूरत होते हैं, क्योंकि ये हमें ऊपर से दिखते हैं, राइट? लेकिन ये एरर्स का जो रीज़न है वो बच्चे के दिमाग के अंदर होता है, राइट? क्योंकि ये जो एरर है वो सिर्फ एक सिम्टम है, उसका जो रीज़न जो है वो हमें सिर्फ तब पता चलता है जब हम एरर को एनालाइज करते हैं और उसमें थोड़ा डीपली जाते हैं, राइट? तो ये एरर जो है वो एक सिंपल मिस्टेक की वजह हो सकता है या फिर एक मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हो सकता है। तो हमें उस रीज़न का पता करना है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हम किस तरह से बच्चों का मोटिवेशन जो है वो बनाए रख सकते हैं इन द क्लासरूम, किस तरह से उनके मोटिवेशन को सस्टेन करके रख सकते हैं। पहला है गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन। अब बच्चों को आप सिर्फ इजी टास्क दोगे तो वो जल्दी बोर हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा टेक्निक नहीं है। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना। अगर आप कोई भी चीज़ को मेमोराइज करते हो बिना उसे समझे तो उसे रोट मेमोराइजेशन कहते हैं, और ये कभी भी एक अच्छा टीचिंग लर्निंग टेक्निक नहीं हो सकता और इसका मोटिवेशन के साथ ज़्यादा संबंध नहीं है। नेक्स्ट, पनिशिंग द चाइल्ड। अगर बच्चों को आप पनिश करते हो तो आप बच्चों को मोटिवेट तो नहीं कर रहे हो, उल्टा उनके दिमाग में डर पैदा कर रहे हो, तो ये एक अच्छा अप्रोच नहीं हो सकता उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट वाला, दैट इज़ फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। यानी कि अगर आप बच्चों के दिमाग में एक इंटरेस्ट पैदा करते हो एक सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए, यानी कि अगर उनको खुद इंटरेस्ट आता है समझने के लिए कि ये सब्जेक्ट क्या है और उसको थोड़ा डीपली समझें और ये रियल लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से एप्लीकेबल होता है, अगर वो मास्टरी गोल्स की तरफ काम करते हैं तो ये मोटिवेशन जो है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो इसके थ्रू हम बच्चों के मोटिवेशन को सस्टेन करके रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं इन द क्लासरूम। अगर आपको मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक मोटिवेशन का वीडियो है CDP सिलेबस सीरीज में, उसमें मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स थियरी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि
शेम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। शेम यानी शर्मिंदा फील करना, एम्बैरेस्ड फील करना। तो क्या शेम बहुत ही इफेक्टिव होता है इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू लर्न? क्या शेम फ्रीक्वेंटली जनरेट करना चाहिए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? डज शेम हैव नो रिलेशन टू कॉग्निशन? कैन शेम हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। CDP सिलेबस वीडियो सीरीज में हमने एक वीडियो में इमोशंस एंड कॉग्निशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव इमोशंस जो है वो मोटिवेटर्स टू लर्निंग होते हैं और नेगेटिव इमोशंस जो है वो लर्निंग को हैम्पर करते हैं, हिंडर करते हैं या फिर लर्निंग में बाधा डालते हैं। और पॉजिटिव इमोशंस जो है वो कॉग्निटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं, यानी कॉग्निशन को वो बढ़ाते हैं। अब शेम हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन। अब शेम जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिव इमोशन कॉग्निशन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो शेम का कुछ तो संबंध है कॉग्निशन के साथ नेगेटिवली, राइट? तो हैज़ नो रिलेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आपके क्लास में बच्चे फ्रीक्वेंटली शर्मिंदा महसूस करते हैं, उनको आप एम्बैरेस्ड फील कराते हो, तो उनको डर लगने लगता है। उनको लगता है कि अगर वो क्लास में कुछ बोलेंगे, कुछ पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उनको एक कुछ अनकंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। तो शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? ये गलत स्टेटमेंट है। इज इट वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न? अब शेम जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिव इमोशंस लर्निंग प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, हिंडर करते हैं या फिर उसमें बाधा डालते हैं। तो इट इज़ नॉट इफेक्टिव टू मोटिवेट चिल्ड्रन थ्रू शेम। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4, कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस जो है वो एक्ट एज कॉग्निटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव इमोशंस जो है वो एक्ट एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू कॉग्निशन, यानी दे हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इस ब्लैंक में करेक्टली फिट होता है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है? जब हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्नर्स यानी चिल्ड्रन जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। वो सिर्फ पैसिव लिसनर्स नहीं होते, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या उनका कोई भी रोल नहीं है? ये गलत स्टेटमेंट है। क्या वो सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे डिपेंड करते हैं नॉलेज को पाने के लिए? नहीं। क्या वो सिर्फ अडल्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं नॉलेज पाने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और अगर इनमें से कौन सा एक बिलीफ बच्चा रखता है तो वो लर्निंग के लिए अच्छा है। अब अगर बच्चा ये सोचता है कि एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, यानी मैं कितना भी एफर्ट डाल लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फेल होऊंगा और मुझे ये समझ में नहीं आएगा, मेरे मार्क्स इतने ही रहेंगे। तो अगर वो ये सोचता है कि एफर्ट से कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या वो एफर्ट डालेगा? नहीं। क्या ये लर्निंग के लिए अच्छा है? नो। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, यानी फेलियर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कितना भी एफर्ट डाल लूँ मैं फेल हो जाऊँगा, तो एफर्ट डाल के क्या फ़ायदा। अगर बच्चा ये सोचता है कि फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, तो क्या वो एफर्ट डालेगा? क्या ये लर्निंग के लिए अच्छा है? नहीं। एबिलिटी इज़ फिक्स्ड, मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं मैथ्स में मार्क्स नहीं स्कोर कर सकता, तो मैं इतना ही हूँ, मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो अगर बच्चा सोचता है कि उसका एबिलिटी जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं किया जा सकता, तो क्या वो एफर्ट डालेगा? नहीं। क्या ये लर्निंग के लिए अच्छा है? नो। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, यानी अगर बच्चा ये सोचता है कि उसका जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि आज शायद वो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद वो शायद मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेगा, राइट? अगर वो बिलीव करता है कि मेरा एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो एफर्ट डालेगा और ये लर्निंग के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 3 जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट? और ये लर्निंग के लिए अच्छा है, गुड फॉर लर्निंग। और इसके बारे में हमने मोटिवेशन वाले वीडियो में और इमोशंस एंड कॉग्निशन वाले वीडियो में भी ब्रीफली डिस्कस किया था। Conceptual understanding among students is likely to improve in the students in the settings which emphasize on which of the following,
यानी कि इनमें से कौन सा अगर हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं तो बच्चों का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होता है। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पहला लेवल होता है रोट लर्निंग, यानी बच्चे कुछ तो रट्टा मार के रिमेंबर कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे उनको वो कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया, वो टॉपिक समझ में भी नहीं आया होगा शायद, वो सिर्फ रिमेंबर करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर लर्निंग, इस लेवल में वो सिर्फ उस प्रोसेस को या फिर उस टॉपिक को समझ लेते हैं, राइट। उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह का प्रोसेस यूज़ करना है वो जानते हैं, लेकिन उनको उस टॉपिक के अलावा ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि इस टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या कनेक्शन है। तो ये सेकेंड लेवल है। और थर्ड लेवल में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे शायद उसने वो फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारा है, लेकिन उसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब्जेक्ट में क्या होता है, इस टॉपिक में क्या होता है, इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे टॉपिक्स के साथ क्या संबंध है, राइट। और इसे रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो ये है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम क्लासरूम में फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं तो बच्चों का फोकस जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने में होगा, राइट। वो सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना कि ज़रूरी है एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन से हम बच्चों का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन्स भी ऐसे फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन जैसे होते हैं, यानी अगर एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, राइट, तो बच्चे सिर्फ वो पढ़ते हैं जिसके थ्रू उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिले और वो कॉम्पिटिशन में उनका अच्छा रैंकिंग हो। तो क्या कंपटीशन के वजह से क्या उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा? नहीं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉजी, अगर सारा ध्यान जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे है और आप कोई भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूज़ नहीं कर रहे हो क्लासरूम में, कोई क्लास डिस्कशंस नहीं यूज़ नहीं कर रहे हो और पीयर लर्निंग नहीं हो रहा है क्लासरूम में, तो ये टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉजी जो है ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव नहीं करता। तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि अगर वो कोई भी टॉपिक में थोड़ा डीपली जाते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं और बात करते हैं एक दूसरे से, टीचर से बात करते हैं, तो इंक्वायरी और डायलॉग के थ्रू वो अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन विच आर द फॉलोइंग हैपन्स, यानी इनमें से कौन से सिचुएशन में बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी कोई भी चीज़ सीखने में, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग। पहला है लर्निंग इज़ सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। अब हमने बार बार यही डिस्कस किया हुआ है कि जो भी लर्निंग क्लासरूम में होता है वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, यानी बच्चों को उस लर्निंग को अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो जो भी लर्निंग हो रहा है वो कॉन्टेक्चुअल है तो बच्चों को सीखने में आसानी होती है, तो ये डेफिनेटली लर्निंग के लिए अच्छा है। कंटेंट इज़ रिप्रेजेंटेटेड थ्रू मल्टीपल वेज, यानी अगर क्लासरूम में जो आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रिंटेड फॉर्मेट में है, ऑडियो फॉर्मेट में है, वीडियो फॉर्मेट में भी है, तो बच्चों को ज़्यादा आसानी होगी उस कॉन्सेप्ट को समझने में, उस टॉपिक को समझने में। तो रिप्रेजेंटिंग कंटेंट इन मल्टीपल वेज डेफिनेटली अच्छी बात है। नेक्स्ट, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब मोटिवेशन चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी इंटरनल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बच्चे अगर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है, तो ये लर्निंग के लिए बेहतर है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। जैसे कि अगर एक टॉपिक है जिसमें 6 पार्ट्स हैं और मैं बच्चों को चैप्टर 1 सिखाता हूँ, फिर चैप्टर 2 और 3 स्किप करता हूँ, फिर 4 और 5 कंप्लीट कराता हूँ, 6 स्किप करता हूँ और डायरेक्टली 7 पर जंप करता हूँ, तो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में जो है यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है। तो इस तरह से अगर हम इन्फॉर्मेशन को इन ए डिस्कनेक्टेड मैनर प्रेजेंट करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जब हम चैप्टर 4 में जाते हैं तो उनको शायद ये चैप्टर 4 बहुत ही मुश्किल लगेगा क्योंकि उन्होंने 3 और 4 कवर ही नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमेशा कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कनेक्टेड चंक्स में बच्चों को देते हैं तो उनको सीखने में डिफ़िकल्टी होगी। द बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक बेस्ट स्टेट होता है। तो जब हम वाई चिल्ड्रन फेल इन स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे इन द CDP सिलेबस वीडियोस, तो हमने डिस्कस किया कि फियर यानी डर जो है वो लर्निंग का नंबर 1 एनिमी है। अगर बच्चा डरा हुआ है तो वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो कुछ सीख नहीं पाता। तो जो भी ऑप्शन में डर की बात हो रही है तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो
हाई अराउजल हाई फियर, इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लो अराउजल हाई फियर, इसमें भी हाई फियर है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं जिनमें नो फियर बताया जा रहा है। अब नो फियर तो ठीक है। अब पहला पार्ट देखते हैं, दैट इज मॉडरेट अराउजल, नो अराउजल। अभी अराउजल का मतलब क्या है? अराउजल को हम इंटरेस्ट बोल के भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मॉडरेट इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। अब सीखने के लिए एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट होना चाहिए, मॉडरेट इंटरेस्ट तो होना चाहिए। नो इंटरेस्ट नो फियर यानी बच्चा क्लास में कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ना इंटरेस्ट है ना उसे डर लग रहा है, तो वो कुछ और ही सोच रहा है क्लासरूम में। तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर बच्चा मॉडरेटली अराउज्ड है, मॉडरेटली इंटरेस्टेड है इन द क्लास, राइट, और उसे डर भी नहीं लग रहा है, तो ये बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग होता है अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्लासरूम में हम जब बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे का अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। कुछ बच्चे बहुत ही जल्द ग्रो कर लेते हैं, कुछ बच्चे देर से ग्रो करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही टॉल होते हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट होते हैं, कुछ बच्चे का कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस रहता है, कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट्स में कम परफॉर्मेंस रहता है। तो हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या रीज़न है? ये अलग अलग तरह से जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, इनके पीछे क्या रीज़न है? जब हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए नेचर एंड नर्चर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेचर यानी हेरिडिटी, नर्चर यानी एनवायरनमेंट। नेचर वो सारे फैक्टर्स या फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम अपने डीएनए से या फिर अपने जीन से इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। और नर्चर यानी एनवायरनमेंट फूड, शेल्टर, फैमिली और एजुकेशन जैसे फैक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो डिफरेंसेस है उसका रीज़न है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पहला ऑप्शन बोल रहा है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ये गलत है। हेरिडिटी ओनली, ये भी गलत है। एनवायरनमेंट ओनली, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये करेक्ट आंसर है। सानिया कुछ काम कर रही है, एक टास्क कर रही है, और जब वो टास्क कर रही है तो वो खुद अपने आप से कुछ बातें कर रही है और वो खुद अपने आप को बता रही है कि किस तरह से वो इस टास्क को कंप्लीट कर सकती है, हाउ शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। तो लेव वाइगॉट्स्की के थियरी के अनुसार, उनके आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट के अनुसार, इस तरह का प्राइवेट स्पीच क्या होता है? अब जब हम वाइगॉट्स्की के थियरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि ये जो प्राइवेट स्पीच है वो सेल्फ गाइडेंस के लिए और सेल्फ रेगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जो है सेल्फ रेगुलेशन। अगर आपको वाइगॉट्स्की का थियरी याद भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सानिया खुद से बातें कर रही है कि किस तरह से वो इस टास्क को कंप्लीट कर सकती है, हाउ शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। तो लॉजिकली देखें तो ये एगोसेंट्रिसिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रही है, खुद अपने आप को डायरेक्ट कर रही है, राइट, तो अपने काम को रेगुलेट कर रही है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन ही हो सकता है। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जब हम क्लासरूम में इवैल्यूएशन करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए। अब जब हम CDP सीरीज वीडियोस में असेसमेंट ऑन एवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ देखा कि असेसमेंट जो है वो एक बड़ा टर्म है, क्योंकि असेसमेंट पे एवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड होता है। क्योंकि असेसमेंट में एवैल्यूएशन के अलावा जो एवैल्यूएशन के रिजल्ट पे जो एक्शन लेते हैं हम, वो भी इंक्लूडेड होता है इन असेसमेंट। तो एग्ज़ाम में आपको कभी कभी इस क्वेश्चन के 2 वर्जन मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में एवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, या फिर असेसमेंट प्रैक्टिसेस शुड एम एट विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, और दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। अब जब हम असेसमेंट या फिर एवैल्यूएशन करते हैं क्लासरूम में तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, राइट। तो लास्ट से देख के आते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, यानी हम स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। तो इसका एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है। यानी कि अगर हम सेग्रीगेशन इस वजह से कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन चाहिए उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा ट्यूशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम
बेटर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर पाए और उनको ही इंकरेज करें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो असेसमेंट या फिर एवेल्यूएशन के थ्रू सेग्रीगेशन किया जा सकता है, लेकिन ये असेसमेंट या फिर सेग्रीगेशन का मेन रीज़न या मेन पर्पज़ नहीं हो सकता। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अगर हम बच्चों को लेबल करते हैं कि तुम अच्छे परफॉर्मर हो, तुम स्मार्ट हो, तुम डल हो, तो लेबलिंग एक नेगेटिव टर्म है। तो लेबलिंग कभी भी क्लासरूम में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एवेल्यूएशन या फिर असेसमेंट का रीज़न हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप असेसमेंट कर रहे हो या फिर एवेल्यूएशन कर रहे हो और उसके थ्रू आप कुछ हाई परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई करते हो जिनको रैंक आता है, जो जिनका मार्क्स अच्छा है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है इन सम सब्जेक्ट्स, और उनको आप कुछ प्राइजेस देते हो, तो ये एक तरह से अच्छा ही है, बिकॉज यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, आप कुछ बच्चों को इंकरेज कर रहे हो। लेकिन ये असेसमेंट या फिर एवेल्यूएशन का मेन पर्पज़ तो नहीं हो सकता ना। तो अब ऑप्शन 1 है आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो दिए गए ऑप्शंस में से ये सबसे सिंपल और सबसे लॉजिकल और सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब आप असेसमेंट या फिर एवेल्यूएशन करते हो तो उसका मेन पर्पस होता है कि आप बच्चे के नीड्स को आइडेंटिफाई करो, उसके रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, और आप ये समझते हो थ्रू असेसमेंट और फिर एवेल्यूएशन कि बच्चे के नॉलेज में क्या गैप्स है, किस तरह से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, किस तरह को हम बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ये होता है मेन पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन और असेसमेंट, और उसका एम वही होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर है। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in the form of what, why and how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of the teacher will do which of the following. यानी एक टीचर ने अपने क्लासरूम में एक एक्टिविटी दिया हुआ है बच्चों को करने के लिए, और टीचर ये ऑब्जर्व करता है कि बच्चे जो है वो एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ कन्फ्यूजन है या फिर उनको कुछ डाउट्स है। तो टीचर तब स्टेप इन करते हैं ताकि बच्चों को कुछ क्यूज़ और हिंट्स देते हैं, ताकि बच्चों को कुछ सपोर्ट मिल सके, कुछ आइडिया मिल सके कि किस तरह से ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो टीचर का इस जो स्ट्रैटेजी है, यानी क्यूज और हिंट्स देने का जो स्ट्रैटेजी है, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको उस एक्टिविटी कंप्लीट करने में कुछ दिक्कत हो रही है और टीचर्स बच्चों की मदद कर रहे हैं उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, यानी टीचर्स बच्चों के लर्निंग में सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग होता है। और स्कैफोल्डिंग का रिजल्ट क्या होता है? क्या स्कैफोल्डिंग से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं? नहीं। क्या स्कैफोल्डिंग मीनिंगलेस है? नहीं। क्या स्कैफोल्डिंग की वजह से, जहाँ टीचर बच्चों की मदद कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से क्या बच्चे विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? राइट, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये जो टीचर का जो स्ट्रैटेजी है, ये एक्चुअली स्कैफोल्डिंग है, और जब टीचर क्यूज और हिंट्स दे रहे हैं, राइट, सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो इट विल एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father reflects which of the following? यानी कि रोहन जो है वो खेलते खेलते कहीं पे उसको चोट लग गया और वो रोने लगा, और रोहन के पापा बोलते हैं कि लड़कियों के जैसे बिहेव मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। यानी कि पापा ये बोल रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अब ये स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? एक तो है कि उनके दिमाग में ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन है कि गर्ल्स किस तरह से बिहेव करते हैं या फिर किस तरह से उनको बिहेव करना चाहिए, और बॉयज़ को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल है। अगर इस स्टीरियोटाइपिंग के बेसिस पे अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो वो जेंडर बायस का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल है। तो अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट वाला है, क्या इनका स्टेटमेंट से जेंडर बायस कम होता है, रिड्यूस होता है? नहीं। क्या इनका स्टेटमेंट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है? कभी नहीं। क्या ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है? नहीं। ये स्टेटमेंट तो जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को इनकरेज कर रहा है, ताकि रोहन को भी अब ये पता चलता है कि उसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो एक लड़का है। तो ये रोहन के दिमाग में भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को वो पैदा कर रहे हैं। तो ये इट इज़ नॉट चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इट इज़ एनकरेजिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यानी इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि रोहन के पापा के दिमाग में ऑलरेडी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो ऑलरेडी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।
इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो है वो करना चाहिए। अब हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ इन द CDP सीरीज वीडियोस, और वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में भी डिस्कस किया था, और हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्नर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ताकि वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। राइट, वो सिर्फ पैसिव लिसनर्स नहीं होते, वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या एम्फोसिस या फिर इंपॉर्टेंस शुड बी ऑन कंपटीशन? नहीं, क्योंकि हम अगर एक अनहेल्थी कंपटीशन को प्रमोट करते हैं इन द क्लासरूम इन द स्टूडेंट्स, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, कंपटीशन पे नहीं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ए टीचर शुड फॉलो ए फिक्स्ड करिकुलम। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम को हमें मॉडिफाई करना चाहिए ताकि हर एक लर्नर के नीड को, रिक्वायरमेंट को वो फिट कर सके। तो अगर हम एक फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं तो ये एक सब्जेक्ट सेंट्रिक क्लासरूम हो गया, राइट, प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं हो सकता। तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। अगर हम बच्चों को लेबल करते हैं, यानी कि ये स्मार्ट बच्चा है, ये डल बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, तो इस तरह से अगर हम बच्चों को लेबल करते हैं तो हम बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं। तो लेबलिंग हमेशा एक नेगेटिव टर्म होता है और इसे किसी भी हाल में अवॉइड करना होता है। तो शुड स्टूडेंट्स बी लेबल्ड? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये भी गलत आंसर है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अगर हम एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो ये करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट्स विच स्टेज ऑफ मोरालिटी। यानी कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है बस इसलिए क्योंकि दूसरे लोग उस काम को अप्रूव करते हैं, तो ये मॉरल डेवलपमेंट में कौन सा स्टेज की बात हो रही है, किस स्टेज की बात हो रही है? यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेज ऑफ मोरालिटी के बारे में पूछ रहे हैं, और जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ मोरालिटी दिया गया है। क्योंकि जब हम कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थियरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और हर एक लेवल में 2 स्टेज होते हैं। तो जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें जो पहला वाला स्टेज है वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज है। यानी कि इस स्टेज में बच्चे जब कोई काम करते हैं तो उसका मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरे लोग उन्हें गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बुलाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो कोई भी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरे लोग उस काम को अप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा गुड बॉय या फिर गुड गर्ल कहलाना चाहता है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है कन्वेंशनल। चाहे वो इसको लेवल बुलाएं या फिर स्टेज बुलाएं, अगर आप इस थियरी को प्रॉपरली अगर आप समझ लेते हो तो आप आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? यानी बच्चों के सोशलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? जब हमने टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था तो तब हमने देखा कि फैमिली जो है, यानी पेरेंट्स और इमीडिएट सिबलिंग्स या फिर जो इनर सर्कल ऑफ द फैमिली है, वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। तो आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि फैमिली प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। यानी कि जो भी घर के बाहर है, जैसे कि स्कूल, पियर्स, मीडिया, ये सारे फैक्टर्स जो है वो सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। अब जब सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं तो पहला बोल रहा है पियर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड फैमिली इज सेकेंडरी। अब फैमिली तो प्राइमरी है तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये भी गलत है क्योंकि फैमिली तो प्राइमरी एजेंट है। नेक्स्ट, स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पियर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स। अब पियर्स तो सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, स्कूल भी सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है क्योंकि सिर्फ फैमिली जो है और पेरेंट्स जो है वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3, जो ये कह रहा है कि स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, करेक्ट, एंड फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, यानी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अब ये थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या बोलता है? ये थियरी बोलता है कि एक व्यक्ति के पास जो है वो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं।
जैसे कि बॉडीली कैनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, विजुअल स्पेशियल या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही तरह का इंटेलिजेंसेस हो सकता है। तो जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने सारे टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस है। नेक्स्ट, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर आप दो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि दोनों में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं, राइट। सबका इंटेलिजेंस सेम नहीं होता और सबका एक ही तरह का इंटेलिजेंस तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस कोशेंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू हम सम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लेकिन ये टेस्ट यूज़ करके हम सारे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस तो मेजर नहीं कर सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला है इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। यानी अगर एक व्यक्ति के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास कोई और तरह का इंटेलिजेंस भी हो। तो इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, ये गलत स्टेटमेंट है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जॉन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में है इन जॉन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो बच्चा इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्प्ले करता है। अब जब हम जॉन पियाजे के थियरी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि 4 स्टेजेस होते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे है और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 7 ईयर्स के बीच में होता है। तो हम 5 साल का बच्चा मान के चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 5 साल का बच्चा जो है वो अभी भी बहुत ही छोटा है, उसने अभी हाल ही में बोलना सीखा हुआ है, अभी भी वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उसने शुरू किया हुआ है। तो क्या 5 साल का बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग, डिडक्टिव लॉजिक या फिर इंडक्टिव लॉजिक यूज़ करेगा अपने थिंकिंग प्रोसेस में? नहीं, तो ये गलत है क्योंकि हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स। तो इस थियरी को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी ज़्यादातर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है, राइट। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सेंट्रेशन इन थॉट, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब ये सेंट्रेशन इन थॉट क्या है? सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पे या फिर एक डायमेंशन पे या फिर एक एट्रीब्यूट के ऊपर फोकस कर सकता है जब वो किसी के साथ या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर आप एक 5 साल के बच्चे को एक पिज़्ज़ा ऑफ़र करते हो और उसे पूछते हो कि तुम्हें ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए या फिर ये पीसेस चाहिए, तो बच्चा अगर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पे वो फोकस कर सकता है तो वो नंबर्स पे शायद करेगा और उसे लगता है कि यहाँ पे तो 3 पीस है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पीस है, तो मुझे ये चाहिए क्योंकि इसमें 3 पीस है। हालांकि एक ही पीस को हमने काट के 3 पीस बनाया हुआ है, लेकिन बच्चा सिर्फ नंबर पे फोकस कर रहा है। तो ये होता है सेंट्रेशन इन थॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट के बारे में इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है इन द CDP सीरीज वीडियोस, और वहाँ पे हमने देखा कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी वो कंसेप्शन से शुरू होकर एक पर्सन के कंप्लीट लाइफ टाइम के ऊपर चलता है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है और डेवलपमेंट के कई सारे एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि फिजिकल, लिंग्विस्टिक, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल और मॉरल। अब अगर हम सब स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी सिर्फ बचपन में डेवलपमेंट होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन। यानी अगर 2 लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज या फिर अलग अलग कल्चर्स हैं तो उनका सेम रेट ऑफ ग्रोथ होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस को भी देखते हैं तो उनमें भी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, ये गलत है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, यानी सिर्फ स्कूल में जो है डेवलपमेंट होता है, ये गलत है क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है, स्कूल के अंदर भी होता है, स्कूल के बाहर भी होता है, राइट। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2, दैट इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है?
डेवलपमेंट के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये करेक्ट है क्योंकि इतने सारे एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Lev Vygotsky's A Social Cultural Perspective of Learning emphasizes on the importance of which of the following in the learning process। यानी लेव वाइगोट्स्की के सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग के बारे में सोचते हैं तो वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों हमें क्वेश्चंस ठीक से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही उन्होंने आंसर दे दिया है। लेव वाइगोट्स्की का ये सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है ना, तो कल्चरल यानी कल्चरल टूल्स, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा फिर भी लेव वाइगोट्स्की का नाम देखते ही आपको एस, सी और एल के बारे में सोचना चाहिए, यानी सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। तो मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन, एट्रीब्यूशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन कल्चरल टूल्स यानी कल्चर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो करेक्ट आंसर यही है। In his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structures in terms of which of the following। यानी जॉन पियाजे की थियरी में जब वो cognitive structures के बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात को, क्या चीज़ को रेफर कर रहे हैं। Right? अब जॉन पियाजे के थियरी के बारे में हमने CDP सीरीज वीडियोस में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है और वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक रिकैप के लिए, रिफ्रेशर के लिए, जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपको क्या याद आता है? आपको मालूम है कि ये प्लग है, राइट? और आप ये भी याद करते हो कि ये प्लग जो है वो एक वॉल में सॉकेट में जाएगा, राइट? और ये प्लग के पीछे एक लंबा वायर होगा और वो वायर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्टेड होगा। तो सिर्फ एक प्लग का चित्र देख के आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो इसका वजह जो है वो ये है कि आपके दिमाग में जब इंफॉर्मेशन स्टोर होता है तो वो सिर्फ पीस में स्टोर नहीं होता, वो इन ए कॉन्टेक्स्ट में स्टोर होता है। यानी ये क्या चीज़ है, ये इसका कनेक्शन क्या है दूसरों चीज़ों के साथ और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये जो बिगर पिक्चर है, राइट, कि इसका क्या रिलेशनशिप है विद अदर थिंग्स, तो उसे हम स्कीमा बुला सकते हैं। तो यहाँ पे जब जॉन पियाजे जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो स्कीमास के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। वो ZPD के बारे में नहीं, साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में नहीं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फोसिस शुड बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें किस बात पे एम्फोसिस देना है या फिर किस बात को इंपॉर्टेंस देना है। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। अब इंक्लूसिव क्लासरूम हो या फिर कोई भी क्लासरूम हो, आपको स्टूडेंट्स को कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी, यानी उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। अब एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हमें मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के ऊपर फोकस करना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स के ऊपर नहीं। नेक्स्ट, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी अगर हम एक ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूज़ करते हैं फॉर ऑल चिल्ड्रन तो ये गलत अप्रोच है, क्योंकि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, पेडागोजी को कस्टमाइज करना है फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। तो अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन सबको देना, ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2, जो कि बोल रहा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, तो ये करेक्ट आंसर है। जब हम की एरियाज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम वहाँ पे इंडिविजुअल फोकस के बारे में बात कर रहे थे। तो इंडिविजुअल फोकस का मतलब है कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड adequate focus and individual attention is essential for inclusive education। यानी हर एक बच्चा जो है वो अलग होता है और हमें हर एक बच्चे के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए एम करना होगा, तो इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो ये करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्रोप्रिएट टू यूज़। यानी जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अनुसार इनमें से कौन सा टर्म हमें यूज़ करना चाहिए इन द क्लासरूम, राइट। तो ये भी एक उदाहरण है कि आपको क्वेश्चन केयरफुली क्यों पढ़ना है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही दिया गया है। यहाँ पे हम राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी नहीं बोल सकते, रिटार्डेड स्टूडेंट नहीं बोल सकते, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट भी नहीं बोलना है, यहाँ पे स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो ये करेक्ट आंसर है।
सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बच्चों के डेवलपमेंट में इसमें से कौन सा सीक्वेंस, कौन से स्टेप्स जो है वो करेक्ट ऑर्डर में है। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ये अपैरेंट है कि हम यहाँ पे जॉन पियाजे के थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप होता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट, और नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट का डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्लासरूम में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग बच्चों के बीच में, तो उसे हम किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात किया था कि हर एक बच्चा जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब है कि जो करिकुलम है, जो पेडागॉजी है, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं इन द क्लासरूम, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम उसे कस्टमाइज़ कर पाए फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अलग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें कंसिडर करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान कर सकें, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है। और क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक क्राइटेरिया होते हैं फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स? इसके थ्रू हम डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर हम बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हिंड्रेंस नहीं होते, यानी उसमें कोई भी बाधा नहीं डालते, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीचर का कोई भी फेलियर तो है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 30 CDP क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और जैसा कि आपने देखा होगा, ये सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने कवर किया हुआ है इन द CDP सीरीज़ वीडियोस। और जो भी टॉपिक्स मैंने उस सीरीज़ में इंक्लूड किया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे ही किया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उस सीरीज़ को कम्प्लीटली एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक से समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।